नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सेबी ने किया डिजी लॉकर के साथ करार। बाजार में निवेशकों के डॉक्यूमेंट्स की सेफ्टी बढ़ाने के लिए करार। अनक्लेम्ड एसेट्स की संख्या कम करने में मिलेगी मदद। बाजार ने लगाई तेजी की हैट्रिक। सेंसेक्स निफ्टी लगातार तीसरे दिन बढ़त पर बंद। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में जोरदार तेजी। डिफेंस, रियल्टी, पीएसयू शेयरों में खरीदारी। इंफ्रा, मेटल, तेल, गैस इंडेक्स बढ़त पर बंद। कैबिनेट ने दी महाराष्ट्र में 6 लेन हाईवे प्रोजेक्ट को मंजूरी। 3400 करोड़ का राष्ट्रीय गोकुल मिशन भी मंजूर। सीएनबीसी आवाज की खबर पर मुहर। यूपीआई के लिए 1500 करोड़ के इंसेंटिव भी मंजूर। बिल्डर और बैंकों की साठगांठ पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता। सीबीआई से पूछा किस तरह से हो सकती है इसकी जांच। सीबीआई को 2 हफ्ते के अंदर प्रस्ताव देने को कहा। नागपुर हिंसा मामले में दर्ज एफआईआर में बड़े खुलासे। पुलिस ने फहीम शमीम खान को बताया मास्टरमाइंड, किया गिरफ्तार। पत्थरबाजी में कश्मीर एंगल की जांच कर रही है एटीएस। 9 महीने से फंसी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की धरती पर वापसी। अमेरिका के फ्लोरिडा में स्पेसएक्स ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट की हुई सफल लैंडिंग। अमेरिका से भारत तक जश्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जताई खुशी। ट्रंप पुतिन फोन कॉल्स में यूक्रेन में 30 दिन के युद्ध विराम पर बनी सहमति। पुतिन बोले नहीं करेंगे यूक्रेन के ऊर्जा ठिकानों पर हमला, लेकिन पुतिन ने संपूर्ण सीज फायर से किया इनकार। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पीएम मोदी की डिप्लोमेसी की तारीफ की तो कांग्रेस ने दी सफाई। तारिक अनवर बोले थरूर दे सकते हैं निजी राय। बीजेपी बोली कांग्रेस के दूसरे नेता भी थरूर से सीखें। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने निवेशकों के लिए बड़ा कदम उठाया है। सेबी ने डिजी लॉकर के साथ करार किया है। इसमें निवेशकों को डीमैट और म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स को स्टोर और एक्सेस करने की सुविधा मिलेगी। ये कदम बाजार में बिना दावे वाली संपत्तियों, अनक्लेम्ड संपत्तियों की समस्या को हल करने के लिए उठाया गया है। यह नया नियम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। निवेशक डिजी लॉकर में डीमैट अकाउंट की स्टेटमेंट, म्यूचुअल फंड यूनिट्स की होल्डिंग्स और कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट और दूसरी वित्तीय जो दस्तावेज कागजात होते हैं जैसे कि बैंक स्टेटमेंट, बीमा पॉलिसी, उसका सर्टिफिकेट, एनपीएस अकाउंट स्टेटमेंट, ये सब स्टोर कर पाएंगे। डिजी लॉकर में डीमैट और एमएफ होल्डिंग स्टोर करने के 4 बड़े फायदे होंगे। निवेशक अपने शेयर और म्यूचुअल फंड की होल्डिंग स्टेटमेंट को डिजिटल रूप में सुरक्षित रख पाएंगे। डिजी लॉकर में डेटा एक्सेस नॉमिनी नियुक्त करने का विकल्प भी मिलेगा। इधर सेंट्रल कैबिनेट की बैठक में भी आज कई बड़े फैसले हुए हैं। सीएनबीसी आवाज की खबर पर मुहर भी लगी है। महाराष्ट्र में 6 लेन के हाईवे प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है। 3400 करोड़ रुपए के राष्ट्रीय गोकुल मिशन को भी मंजूरी मिल गई है। कैबिनेट ने यूपीआई के लिए 1500 करोड़ रुपए के इंसेंटिव को भी मंजूरी दे दी है। 100 करोड़ रुपीस की ये स्कीम है एंड एज पर दिस स्कीम फॉर ऑल ट्रांजैक्शंस विच आर पर्सन टू मर्चेंट, जो स्मॉल मर्चेंट्स के पेमेंट्स होंगे अप टू 2000 रुपीज, उसमें कोई ट्रांजैक्शन की कॉस्ट नहीं लगेगी और उनको इंसेंटिव दिया जाएगा। ट्रांजैक्शन की कॉस्ट तो उसके ऊपर भी नहीं लगेगी, इंसेंटिव दिया जाएगा फॉर द स्मॉलर ट्रांजैक्शंस डन विद द स्मॉलर मर्चेंट्स। ये एक नया हाईवे प्लान किया गया है जो कि 6 लेन का हाईवे होगा। बहुत अच्छा इसका स्ट्रेट अलाइनमेंट होगा, कई सारी टनल्स हैं और एक तरीके से आपके एक्सेस कंट्रोल्ड ट्रैफिक मूव हो सकेगा इस हाईवे के कारण। और जेएनपीटी जो कि इतना बड़ा कंटेनर पोर्ट है, उस कंटेनर पोर्ट के लिए कंप्लीट जो हिंटरलैंड है हमारी, उस हिंटरलैंड से कार्गो को लाना
और हिंटरलैंड में वापस कार्गो को पहुंचाना, ये बहुत आसान हो जाएगा। और कैबिनेट के फैसलों को डिटेल से समझते हैं। आलोक प्रियदर्शी हमारे साथ है। आलोक, बताइए क्या क्या बड़े फैसले हुए आज? देखिए, आज 5 बड़े फैसले लिए गए हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण और आम लोगों से जुड़ा हुआ फैसला है वो है कि यूपीआई ट्रांजैक्शन पर जो एमडीआर चार्जेस लगते हैं वो सरकार की तरफ से सब्सिडाइज करने का फैसला किया गया है। पिछले साल 2024-25 में जितने भी एमडीआर चार्जेस बैंकों की तरफ से या पेमेंट गेटवेज की तरफ से लगाए गए हैं उसकी भरपाई सरकार करेगी। यानी इसका मतलब साफ ये हुआ कि 2,000 रुपए से कम के जो यूपीआई ट्रांजैक्शन आप कर रहे हैं वो हमेशा की तरह जैसे पहले मुफ्त थी, आगे भी मुफ्त रहेगी। तो ये सरकार छोटे ट्रांजैक्शन, स्मॉल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए 1,500 करोड़ रुपए का इंसेंटिव सरकार ने कैबिनेट में देने का ऐलान किया है। इसके अलावा जो दूसरा बड़ा फैसला है वो है यूरिया फैक्ट्री लगाने का फैसला किया है। असम के नामरूप में जो ब्रह्मपुत्र वैली कॉर्पोरेशन है उसी के एग्जिस्टिंग कॉम्प्लेक्स में 10,601 करोड़ रुपए के लागत से ये एक ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है। यहां पर यूरिया प्रोडक्शन होगा और सबसे बड़ी बात है कि इस यूरिया प्रोडक्शन में जो पड़ोसी देश है, देश में और खासतौर से जो पूर्वी राज्य हैं वहां पर यूरिया की जो खपत है उसको सप्लाई करने में मदद मिलेगी और साथ ही साथ एक्सपोर्ट भी हो सके। खासतौर से बांग्लादेश, म्यांमार और भूटान जैसे देशों में यूरिया का एक्सपोर्ट भी हो सकेगा। तो इस इरादे से सरकार ने ये ब्राउनफील्ड यूरिया फैक्ट्री लगाने का एक तरह से ऐलान किया है और इसके लिए 10,601 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। तीसरा बड़ा फैसला है जेएनपीटी को कनेक्ट करता हुआ एक नया जो 6 लेन हाईवे बनाया जाएगा और ये होगा पगोट से लेके चौक, जो मुंबई का रास्ता है काफी कंजेस्टेड है और सरकार का कहना है कि इसमें 4,500 करोड़ रुपए की लागत लगेगी और इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जो लॉजिस्टिक कॉस्ट लगता है उसको कम करने में मदद मिलेगी और ये 29 किलोमीटर का होगा और 30 महीने के अंदर बनकर तैयार होगा। और दो जो लास्ट के बड़े फैसले हैं वो है किसानों के, खासतौर से किसानों की आय बढ़ाने के लिए, फार्मर वेलफेयर के लिए, जिसमें पहला है राष्ट्रीय गोकुल मिशन को 3,400 करोड़ रुपए दिए गए हैं। खासतौर से जो देश में मिल्क प्रोडक्शन है उसको बढ़ावा देने के लिए, अच्छी ब्रीड की गायें हों, उनको चारा मिले, अच्छी फैसिलिटी हो, साइंटिफिक तरीके से तमाम चीजें करके और वहां पर राष्ट्रीय गोकुल मिशन को बढ़ावा दिया जाएगा। और साथ ही साथ डेयरी डेवलपमेंट के लिए भी 2,790 करोड़ रुपए दिया गया है। यहां पर सरकार ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बन चुका है और पिछले 10 सालों में लगभग जो उत्पादन है वो 2 गुना हो गया है। तो सरकार चाहती है कि दुग्ध उत्पादन लगातार इसी तरह से बढ़ता रहे, इसलिए ये दोनों जो मिशन है खासतौर से किसानों की आय बढ़ाने में मददगार होंगे। शुक्रिया आलोक। और लोन की ईएमआई भरने के बाद भी पोजीशन नहीं मिलने से परेशान एनसीआर के घर खरीदारों के लिए सुप्रीम कोर्ट से थोड़ी एक उम्मीद जगी है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक तरह से बिल्डर और बैंक की साठगांठ बताया है और सीबीआई से पूछा है कि इसकी जांच कैसे कराई जा सकती है। डिटेल बता रहे हैं असीम मनचंदा। सुप्रीम कोर्ट होम बायर से जुड़ी हुई एक याचिका के ऊपर सुनवाई कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने अधूरे प्रोजेक्ट के ऊपर चिंता जताई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल्डर अपना प्रोजेक्ट अधूरा छोड़ देता है, होम बायर को उसका घर नहीं मिलता है, बल्कि वो रोता रहता है और ईएमआई पर ईएमआई देता रहता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि हम रोजाना ही ऐसे केसेस की सुनवाई कर रहे हैं, हमारे पास ऐसे ही हजारों मामले हैं, हम ऐसे मामलों की सुनवाई करने के लिए नहीं बैठे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि कहीं ना कहीं जो बिल्डर है या जो बैंक है उनके अंदर एक नेक्सस बना हुआ है जिसकी जांच करने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई को इसकी जांच करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से पूछा कि आप 2 हफ्ते के अंदर बताइए कि किस तरह से इस पूरे मामले की जांच की जा सकती है, किस तरह से आगे बढ़ा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इस पूरे मामले में समयबद्ध टाइम के अंदर जांच करने की जरूरत है। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा अथॉरिटी को भी फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो अथॉरिटी है वो अधूरे प्रोजेक्ट को पूरा करने या उनके रिवाइवल में किसी भी तरह की कोई मदद नहीं कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अथॉरिटी को निर्देश दिए कि इसके ऊपर काम करे। तो उम्मीद है कि अब सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद जो भी प्रोजेक्ट लटके हुए हैं या अधूरे हैं उनके बनने में थोड़ी सी तेजी आएगी और होम बायर को राहत मिलेगी। रेजिडेंशियल ट्रंप टावर्स के बाद अब भारत में ट्रंप कमर्शियल रियल एस्टेट की एंट्री हो रही है। इसमें लग्जरी ऑफिस स्पेस के साथ रिटेल स्पेस भी बनाई जाएगी। आज भारत में ट्रंप ब्रांड की प्रॉपर्टीज को मैनेज करने वाले ट्रिबेका डेवलपर्स ने इसका ऐलान किया। पुणे में बनने वाले इस ट्रंप वर्ल्ड सेंटर को पुणे की कुंदन स्पेसेस तैयार करेगी। ट्रम्प ब्रांड जो न्यूयॉर्क में काफ़ी उन्होंने ऑफिस प्रोजेक्ट्स किए हैं, ग्लोबली भी किया है, तो टाइम वाज राइट
कि उनको हम इंडिया लेके आएँ। और पूना तो आप जानते ही है, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक हब्स ऑफ इंडिया। तो ये जो लोकेशन है पूना में, कोरेगांव पार्क एनेक्स, कोरेगांव पार्क विच इज़ द पुणे का सबसे प्राइम लोकेशन माना जाता है, ये उसको लग के है। ओके। कोरेगांव पार्क एनेक्स कहते हैं। तो 4.5 एकड़ का लैंड पार्सल है, हम 2 टावर बना रहे हैं वहाँ पे, और नीचे लग्जरी रिटेल बुलेवार्ड बन रहा है। ओके। तो व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इज सेम ट्रम्प आइकॉनिक टावर्स। एक टावर होगा फॉर लीजिंग और दूसरा टावर है जहाँ पे हम बुटीक ऑफिस बना रहे हैं, स्ट्राटा। ओके। तो आज आपको 3 या 5,000 स्क्वायर फीट की ऑफिस चाहिए कहीं भी इंडिया में, आपको ग्रेड ए बिल्डिंग नहीं मिलेगी, आपको लग्जरी बिल्डिंग नहीं मिलेगी। तो इससे हमारी जो कोशिश है वो, जिस प्रकार से ट्रम्प ब्रांड रेजिडेंट्स को अट्रैक्ट करता है कि हम ट्रम्प में रहे, तो हमें प्रोडक्ट तो बहुत ही बढ़िया और खूबसूरत मिलेगा, लेकिन जो ब्रांड वैल्यू है, ब्रैग वैल्यू है, तो वो एड्रेस की बहुत है ट्रम्प के नाम के। तो हमने हमारा रिसर्च ने हमें ये कहा कि ऑफिस में भी ये सच है। तो जब ट्रम्प का प्रोजेक्ट हमारे सामने जब आता है तो ऑब्वियसली लार्जर देन लाइफ, जिसको हम बोलते हैं कि हर वो चीज़, हर वो सुविधा जो एमिनिटीज़ होनी चाहिए एक लग्जरियस प्रोजेक्ट में, वो उस बिल्डिंग में, उस प्रोजेक्ट में होगी। एक बार जैसे एम्प्लॉयज़ अंदर आ जाते हैं या जो भी ओनर्स है ऑफिस के, वो जब अंदर आ जाते तो उनको बाहर फिर जाने की ज़रूरत नहीं है, फिर सारी चीज़ें उसी में होगी। स्टेट ऑफ आर्ट एमिनिटीज़ होगी, ट्रम्प क्लब होगा, रेस्टोरेंट्स होंगे, कॉन्फ्रेंस रूम्स, बैंक्वेट हॉल्स, प्लस जो एक लग्जरी डिफाइन करते हैं शॉपिंग सेंटर्स वगैरह, वो सारी चीज़ें उसमें होगी। और अब बात करते हैं बाजार की खोई रौनक धीरे धीरे लौटती हुई दिखाई दे रही है। लगातार तीसरे दिन बाजार ने तेजी की हैट्रिक लगाई है। सेंसेक्स निफ्टी लगातार तीसरे दिन बढ़त पर बंद हुए हैं। सेंसेक्स 148 पॉइंट चढ़ा, निफ्टी में 73 पॉइंट की तेजी आज देखने को मिली। आज के बाजार में मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में अच्छी खासी तेजी रही। मिड कैप इंडेक्स में की बात करें तो मिड कैप इंडेक्स में करीब 9 महीने की सबसे बड़ी इंट्राडे तेजी आज देखने को मिली है। और बाजार में कहां सबसे ज़्यादा तेजी रही और किन स्टॉक्स में रौनक दिखी, बता रही हैं कंचन नौटियाल। तो डेफिनेटली हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन भी हमें बाजार में अच्छा खासा जोश देखने को मिला। अब बात करते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक जोश कहां पे हमें देखने को मिला। निफ्टी की बात करी जाए तो श्रीराम फाइनेंस 4% की मजबूती के साथ बंद हुआ है। एचडीएफसी लाइफ अच्छी खासी बढ़त के साथ बंद हुआ है। साथ ही साथ अपोलो हॉस्पिटल 3%, टाटा स्टील में भी करीब करीब 3% की मजबूती हमें देखने को मिली। अगर हम बात करें सारे ही मेटल शेयर्स की तो वहां पे भी अच्छी खासी रैली देखने को मिली। और जो आईटी शेयर्स है वहां पे प्रेशर बाउंड अप होता हुआ दिखाई दिया। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख ही रहा है कि टीसीएस, इन्फोसिस और टेक महिंद्रा इस लूजिंग स्ट्रीक में सबसे पहले शामिल है। और साथ ही साथ एफएमसीजी काउंटर्स में भी आज जो पेन है एविडेंटली दिखा है। आईटीसी करीब करीब 2% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। मिड कैप की बात करी जाए तो यहाँ पे मसगांव डिफेंस शेयर्स में भी अच्छी खासी रैली देखने को मिली है। जितने भी डिफेंस के शेयर्स हैं वहां पे अच्छा खासा इजाफा देखा गया है। कोचिन शिपयार्ड, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा और साथ ही साथ पीबी फिनटेक कल भी अच्छी खासी बढ़त के साथ बंद हुआ था। इसमें एक खबर आई थी, खबरों के लिहाज से यहाँ पे एक्शन देखने को मिल रहा है। गिरने वालों में फिनिक्स मिल 3%, नायका 1.5%, परसिस्टेंट सिस्टम में 1% और साथ ही साथ कोलगेट में भी 1% की हमें कमजोरी देखने को मिली है। इन दिनों देश के कई बड़े एयरपोर्ट्स के टैरिफ और यूजर फीस निर्धारण की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन एयरपोर्ट जिन पैसेंजर सुविधाओं का वादा करते हैं क्या उन्हें पूरा भी करते हैं? अब एयरपोर्ट टैरिफ रेगुलेटर AERA ने नए गाइडलाइंस तैयार करने का फैसला किया है, जहां नए टैरिफ सिर्फ एयरपोर्ट्स की विस्तार योजनाओं पर ही नहीं बल्कि परफॉर्मेंस और पैसेंजर सर्विस पर भी आधारित होगा। डिटेल लेते हैं रोहन सिंह से। बताएं रोहन, क्या किस तरीके के स्टैंडर्ड बन सकते हैं? जी, मौजूदा प्रक्रिया में जब किसी एयरपोर्ट का टैरिफ डिटर्मिनेशन होता है तो जो सबसे बड़े फैक्टर्स होते हैं कि एयरपोर्ट का एक्सपेंशन प्लान क्या है, पिछले कुछ सालों में उसका रेवेन्यू क्या है, अगले कुछ सालों में कितने ट्रैफिक की उम्मीद है, इस तरह के फैक्टर्स रखे जाते हैं। लेकिन जो एयरपोर्ट ने वादे किए हैं, पैसेंजर सुविधाओं की जो बात की गई है, परफॉर्मेंस की जो बात है, उस पर कितना खरी उतरती है, इसको देखने के लिए अब एयरपोर्ट टैरिफ रेगुलेटर एरा एक नई गाइडलाइन तैयार कर रही है। इसके लिए कंसल्टेंट की नियुक्ति की जा रही है और वो होगा परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स को लेके। एयरपोर्ट्स के लिए परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड तय किए जाएंगे, नए स्टैंडर्ड्स बनाए जाएंगे, मौजूदा जो स्टैंडर्ड्स हैं उसका रिव्यू किया जाएगा, अगर मौजूदा किसी कानून में बदलाव की ज़रूरत पड़े तो उसे किया जाएगा। और इसमें
इंसेंटिव और डिसइंसेंटिव दोनों का प्रावधान होगा। अगर कोई एयरपोर्ट अच्छा परफॉर्म करती है या अच्छी सुविधाएं देती है, जितना उसने वादा किया था उससे बेहतर देती है, तो उसे इंसेंटिव दिया जा सकता है। सिमिलरली अगर कोई एयरपोर्ट है जो कि इन वादों पे खरा नहीं उतरती है, तो उसे डिसइंसेंटिव देने का भी इसमें प्रस्ताव है। इसके लिए कंसल्टेंट पूरी प्रक्रिया तैयार करेगा और जो दुनिया के बड़े एयरपोर्ट्स हैं, अच्छे एयरपोर्ट्स हैं, वहाँ किस तरह के स्टैंडर्ड है, ग्लोबल मानक क्या है, इसको लेकर इन सब का स्टडी किया जाएगा और फिर नए स्टैंडर्ड्स तैयार किए जाएंगे। अगले कुछ सप्ताह में ये जो कंसल्टेंट है उसको नियुक्त किया जा सकता है और उसके बाद गाइडलाइन बनाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जा सकती है। अहमदाबाद नगर निगम और एक एनजीओ ने मुसाफिरों को भीषण गर्मी में थोड़ी राहत देने के लिए एक अनोखा प्रयास किया है। सीमित संसाधन में एक कूल बस स्टॉप बनाया गया है। कैसे है ये बस स्टॉप, बता रहे हैं केतन जोशी। मैं जहां खड़ा हूं मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे मैं एयर कंडीशन मॉल में हूं, लेकिन ये ओपन बस स्टॉप है और शायद भारत का एकलौता ऐसा बस स्टॉप है जहां पर आपको एसी की फीलिंग दे रहा है। आप देखिए कि यहाँ स्प्रिंकलर लगा हुआ है और अहमदाबाद की भीषण गर्मी में भी यहाँ पर 5 या 6 डिग्री तापमान है वो कम रहता है। तो यहाँ पर जो कुछ पैसेंजर है उनसे हम पूछते हैं, अच्छा कैसा लगता है आपको, और अच्छा थोड़ा ठंडक महसूस हो रहा है? हाँ, पूरा ठंडक महसूस हो रहा है और अच्छा लग रहा है। यहाँ पे ऐसी जैसी फीलिंग आ रही है। जो आयोजन किया बहुत अच्छी बात है। एक काटजाट गर्मी के अंदर और ये ठंडक देने का जो उन्हें सुविधा दिया है, अहमदाबाद और गुजरात के और भारत के अंदर पहली बार है। बिल्कुल, जिन्होंने ये किया है नगर निगम के साथ, आइए उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं। आगे कुछ इस तरह की आयोजन है हमारा करने के लिए? हम पूरे शहर में ऐसे थोड़े बहुत पायलट्स करना चाहेंगे। हमने हमारी बहनों की बस्तियों में किया है, वार्ड लेवल पे किया है और शहर के लिए भी करना चाहेंगे। इसके लिए एएमसी और एएमटीएस ने हमको बहुत सहयोग दिया है और आगे ही ऐसा सहयोग हमारी शहर से हमको मिलता रहे, ऐसी आशा के साथ हम बीआरटीएस में भी ये आगे ले जाना चाहेंगे और कई जगहों पे ये जो गर्मी से बचने वाली प्रक्रियाएं को हम आगे ले जाना। सूरज के प्रकोप को हम रोक नहीं सकते, लेकिन गर्मी को किस तरह से कम किया जाए, ये आयोजन बेहतरीन है। उम्मीद है कि सिर्फ अहमदाबाद में नहीं लेकिन आगे भी कई सारे शहरों में इस तरह के आयोजन हमें देखने को मिले। केतन जोशी, अहमदाबाद। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। इन खबरें अभी और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। अमेरिकी एस्ट्रोनॉट बुच विल्मोर अपने साथियों के साथ अंतिम बिताकर सुरक्षित पृथ्वी पर लौट आए हैं। एलन मस्क का ड्रैगन कैप्सूल फ्लोरिडा के तट पर सुरक्षित रूप से उतरा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में से पृथ्वी पर लौटने पर उन्हें 17 घंटे का वक्त लगा। सभी एस्ट्रोनॉट को स्ट्रेचर पर कैप्सूल से बाहर निकाला गया। सुनीता विलियम्स ने बाहर आते ही अपने हाथ हिलाकर अभिवादन भी किया। सितारों की दुनिया से धरती तक की वापसी। सुनीता विलियम्स और बुच की ऐतिहासिक लैंडिंग। इतिहास में दर्ज हो गया खूबसूरत लम्हा। धड़कनें बढ़ा देने वाले सफर का सुखद अंत। नौ महीने 13 दिन का लंबा सफर और अब सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की सुरक्षित वापसी का ऐतिहासिक क्षण। ये सिर्फ एक सफर नहीं था, ये एक ऐसी कहानी बन गई है जिसे अंतरिक्ष विज्ञान के इतिहास में सदियों तक याद किया जाने वाला है। ड्रैगन अंतरिक्ष यान की इस सफल लैंडिंग ने उस अध्याय को लिख दिया है जिसमें सुनीता विलियम्स, बुच विल्मोर, निक हेग और रूसी अंतरिक्ष यात्री अलेक्जेंडर गोर्बुनोव अंतरिक्ष की दुनिया के नए नायक बन गए। सभी अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित वापसी के लिए पूरी दुनिया में दुआएं की जा रही थी। नासा के कंट्रोल रूम के सभी साइंटिस्ट की नजरें स्क्रीन पर टिकी हुई थी। ये पल धड़कनें बढ़ाने वाला था, लेकिन
फ्लोरिडा में पैराशूट की मदद से चारों यात्रियों को लाने वाला ड्रैगन कैप्सूल जैसे ही समंदर में समाया, दुनिया खुशी से झूम उठी। इस वापसी ने सिर्फ एक मिशन को पूरा नहीं किया, बल्कि भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों को उम्मीद और ताकत दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुनीता विलियम्स की पृथ्वी पर लौटने पर बधाई दी है और उनका स्वागत किया है। पीएम ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है और लिखा है कि सुनीता विलियम्स और अंतरिक्ष यात्रियों ने एक बार फिर दृढ़ता का वास्तविक मतलब बताया है। उन्होंने आगे लिखा है कि सुनीता विलियम्स एक पथ प्रदर्शक और एक आइकन है। सुनीता ने दिखाया है कि जब सटीकता जुनून से मिलती है और तकनीक दृढ़ता से मिलती है तो क्या होता है। नागपुर हिंसा के आरोपी फहीम शमीम खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एफआईआर में फहीम शमीम खान को मास्टरमाइंड बताया गया है। एफआईआर में महिला पुलिसकर्मियों से छेड़खानी का जिक्र है। नागपुर हिंसा मामले में अब तक 4 एफआईआर दर्ज हुई है। ये खुलासा हिंसा में दर्ज पहली एफआईआर में हुआ है। एफआईआर के मुताबिक भीड़ ने अंधेरे का फायदा उठाकर महिला पुलिसकर्मी के साथ छेड़खानी करने की कोशिश की और फहीम शमीम ही वो शख्स है जिस पर भीड़ इकट्ठा करने का आरोप है। फहीम खान को 21 मार्च तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि जिसने भी पुलिस पर हमला किया है उसे कब्र से भी खोज कर निकालेंगे, छोड़ेंगे नहीं। ज्यांनी पोलिसांवर हल्ला केलेला आहे त्यांना कबरीतने खोदून काढू, सोडणार नाही। बाकी सगळ्या गोष्टी क्षम्य आहेत, पण पोलिसांवर हल्ला हा क्षम्य नाही। त्यामुळे त्यांच्यावर जी स्ट्रिक्टेस्ट कारवाई आहे ती कारवाई करून यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध विराम की दिशा में एक बड़ी पहल हुई है। पुतिन ने यूक्रेन के ऊर्जा ठिकानों पर 30 दिन तक हमले नहीं करने की बात कही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच मंगलवार को 2.5 घंटे तक फोन पर बातचीत हुई। इस बातचीत में यूक्रेन के ऊर्जा ठिकानों पर हमले नहीं करने पर पुतिन ने सहमति जताई, लेकिन सीज फायर की दूसरी बातों को मानने से इनकार कर दिया। व्हाइट हाउस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बयान जारी करके दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत का ब्यौरा दिया है। दोनों नेताओं ने माना कि युद्ध के कारण यूक्रेन और रूस दोनों को भारी नुकसान हुआ है। दोनों नेताओं के बीच युद्धबंदियों की रिहाई पर भी बातचीत हुई है। ट्रंप और पुतिन के फोन कॉल से 30 दिन के युद्ध विराम की जो डील हुई है, इसी पर आज आवाज अड्डा में होगी बड़ी चर्चा। ये डील कितनी कारगर होगी, भारत की भूमिका आगे किस तरह की हो सकती है, युद्ध विराम कितना आराम। 7:57 पर जरूर जुड़िए। इधर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है। उन्होंने मोदी सरकार की यूक्रेन नीति की तारीफ की है। रायसीना डायलॉग में शशि थरूर ने कहा कि भारत के पास ऐसा प्रधानमंत्री है जो 2 सप्ताह के अंतराल में यूक्रेन के राष्ट्रपति और मॉस्को के राष्ट्रपति दोनों को गले लगा सकता है। इसलिए भारत ऐसी स्थिति में है जहां अगर जरूरी हो तो वो स्थायी शांति स्थापित करने में योगदान दे सकता है और बहुत कम देश ऐसा करने में सक्षम होंगे। Clearly, the policy has meant that India has actually a prime minister who can hug both the president of Ukraine and the president of Moscow 2 weeks apart and be accepted in both places. And therefore, India is in a position where it can make a difference to a lasting peace if it was so required in ways that very few countries would be able to. कांग्रेस नेता शशि थरूर के बयान पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी आ गई है। कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने कहा है कि थरूर की राय पार्टी से अलग हो सकती है। तंजिया उन्होंने कहा या सही मानों में की तारीफ की, कहना मुश्किल है, लेकिन शशि थरूर जो कि यूएन में रहे हैं, उनको दुनिया के पूरे विश्व के जो राजनीति है उससे वो वाकिफ़ है। मैं समझता हूँ कि शायद वो कारण रहा होगा, इसलिए वो हमेशा जो भी इंटरनेशनल इश्यूज होते हैं उस पर अपनी राय देते हैं।
क्रिकेटर यजुवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा का तलाक अब पक्का हो गया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट से कहा है कि 20 मार्च यानी कल इस मामले में फैसला कर दिया जाए। कोर्ट ने 6 महीने का कूलिंग ऑफ पीरियड भी माफ कर दिया है, क्योंकि दोनों पिछले 2.5 साल से अलग अलग रह रहे थे और सेटलमेंट हो चुका है। एलिमनी के तौर पर दोनों के बीच 4 करोड़ 75 लाख रुपए के बीच पर बात बनी है, जिसकी आधी रकम चहल ने पहले ही धनश्री को दे दी है। बची हुई रकम फैमिली कोर्ट के फैसले के बाद दी जाएगी। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा और 24 घंटे CNBC आवाज से जुड़ने के लिए हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो करें। नमस्कार।